अब तक आप लोगों ने पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण नामक चैप्टर पर आपको मैंने 2 पार्ट करके 2 वीडियो दिया है और आपने इसका लेक्चर भी ज्वाइन किया है। अब चलते चलते एक सारांश के रूप में एक फिनिशिंग टच देते हुए इसी लेसन पर आधारित एक छोटा सा नोट्स आपको दे रहा हूँ। आप कभी भी कहीं भी इसको आप रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक बार देखने पर पूरा का पूरा लेसन आपको रिमाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर इसके पहले आपने वो दोनों वीडियो देखकर कंफर्म कर लिए हैं तो ठीक है। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमें ये देखना है कि ये आखिर क्लासिफिकेशन आवश्यक क्यों हुआ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आवश्यक क्यों हुआ। शुरू में जब तत्वों खोज होने लगी उनकी संख्या कम थी, तो उनको हम धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, इन 2 ग्रुप में आसानी से अलग अलग करके उनका अध्ययन करना आसान हो गया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उनके अध्ययन में असुविधा, मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक थी। उन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए समय समय पर कुछ रसायन वैज्ञानिक या यूँ कह लो वैज्ञानिक आते रहे और अपने अपने नियमों को, अपने अपनी शोध और खोज को हमारे सामने देते रहे, जिससे हमको तत्वों के वर्गीकरण को समझने में आसानी होती रही। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आया था उसको कहते हैं डोबेरानर ट्रिक, द फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, इसको बनाया था, इस सिद्धांत को दिया था डोबेरानर ने। अब डोबेरानर का नाम सुनते ही आप लोग ये समझ लीजिए एकमात्र पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने वर्गीकरण की परंपरा की एक आधारभूत सिद्धांत को लेकर के शुरुआत की थी। यद्यपि इनकी ये अवधारणा, इनके ये नियम अधिक समय तक स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो थे ही। अब इनका नियम क्या कहता है? जब डोबेरानर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1-3-3 के समूह में रखा तो हुआ क्या जानते हैं? पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत तीसरे माने मध्य वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता था। अब एग्जाम्पल देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, ठीक है। सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब ये है लिथियम और ये है पोटेशियम। अगर इन दोनों को जोड़ करके औसत निकालें, औसत मतलब कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब 6.9 प्लस 3.9 अपान 2, 6.9 प्लस 39 नॉट 3.9 अपान 2 इक्वल टू 46 अपान 2 इक्वल टू 23। तो हम ये क्या देखते हैं कि ये जो द्रव्यमान था वो बीच वाले द्रव्यमान के बराबर आता था। ठीक है, यही नियम था किसका? डोबेरानर का त्रिक नियम। डोबेरानर का त्रिक नियम क्या होता है कि जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूहों में 3-3 के ग्रुप में रखा जाए तो मध्य वाले तत्व का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर आता था। तो ये नियम था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई कि तत्व धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और हमारे डोबेरानर साहब ने सिर्फ 3 त्रिक दिया। ये देखिए 3 त्रिक दिए गए हैं, LiNaK, CaSrBa, Cl ब्रोमीन आयोडीन। तो ये 3, अब 3 के आगे जितने तत्वों की खोज होती रही उसमें इनका नियम जो है असफल साबित हुआ। सो द
लॉ ऑफ ट्रायड मेड बाय डुबेरायर वाज रिजेक्टेड बाय द साइंटिस्ट, और यू कैन से नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट। आप इसकी लिमिट याद रखेंगे, लिमिट ध्यान रखेंगे, इनकी माने एक परिभाषा आप याद रखिए इसकी। उसकी लिमिट क्या थी, ये सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए, उसके आगे जितने तत्व मिलते गए उनमें ये असफल होते गए। अब जब ये असफल हो गए, अगले वैज्ञानिक आए, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने भी वही किया, इन्होंने भी तत्वों के गुणधर्म को ही, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ही उनके आवर्ती फलन मानने की गलती करी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक, वैसे न्यूलैंड एक संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन, तो ज़्यादा पियानो वगैरह बजाते थे, पियानो, हारमोनियम या कीबोर्ड जो होता है। तो कीबोर्ड में होता है 7 नोट्स होते हैं, सा रे ग म प ध नी, ये 7 हो गए ना। ये सप्तक कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय संगीत जानने वाले सप्तक बोलते हैं क्योंकि 7 सुर बताते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसे ऑक्टेव, अष्टक कहते हैं। अष्टक क्यों कहते हैं, अब जैसे सा रे ग म प ध नी, ये 7वां सुर है, 8वां जाओगे तो फिर ये स मिलेगा, माने अब मैं यहाँ लिखूँ या तो नीचे लिख दूँ, फिर सा रे ग म, माने हर नोट का 8वां सेम हो जाता है। न्यूलैंड ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 8-8 के समूह में रखा। तो उन्होंने ये देखा कि हर तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अपने से 8वें तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म से समानता दिखलाता था। इसे कहते हैं ऑक्टेव लॉ ऑफ द न्यूलैंड, ठीक ना, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ कहते हैं। लेकिन इनकी सीमाएं क्या थी, इनकी सीमाएं ये थी कि जब इन्होंने ऐसा किया उस समय केवल 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। उसके बाद जब नए नए तत्व खोज में आने लगे तब इनकी गलतियां बढ़ने लगी। गलतियां क्यों बढ़ने लगी कि इन्होंने क्या किया, एक एक ही ब्लॉक में 2-2 तत्वों को रखना शुरू कर दिए। देखिए 2 तत्व यहाँ, 2 तत्व यहाँ। दूसरी बात, कभी कभी असमान गुणधर्म वाले तत्वों को भी इन्होंने एक ही ब्लॉक में रख दिया, दूसरी गलती हो गई। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि ये केवल एटॉमिक मास 40 तक ही पहुंच पाए, उसके ऊपर पाए जाने वाले सारे तत्वों का वर्गीकरण इनके जो अष्टक था उसके बस में नहीं रह गया, उससे बाहर होने लगा। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब इन्होंने अष्टक नियम लोगों के सामने लाया उस समय तक न्यूट्रल गैस, शून्य समूह के तत्व, इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैस तत्व, इनकी खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब इनकी खोज हो गई, ये सामने आ गए, तो ये निष्क्रिय गैसें न्यूलैंड के अष्टक नियम में कहीं पर साबित ही नहीं हो रहे थे, कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे। सो द न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ वाज डिनाइड बाय द साइंटिस्ट। आप इनकी सीमाएं ये देख लीजिए। अब इनकी बात जब खत्म हुई तो अगले वैज्ञानिक आए, उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड ए टेबल नोन एज मेंडलीव पीरियाडिक टेबल। क्यों पीरियाडिक कहा गया, क्योंकि इनके टेबल में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। देयर आर 8 लॉन्गिट्यूडिनस कॉलम, दे आर कॉल्ड ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो उस पीरियड के चलते इनको बोला गया क्या, पीरियाडिक टेबल। अब इनकी पीरियाडिक टेबल की विशेषताएं क्या थी, आप वो देख लीजिए। पहले, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियाडिक टेबल सो दैट द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट कैन फिट इन विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट। पहली विशेषता, बहुत अच्छे ये भविष्यवक्ता थे। मेंडलीव ने कहा कि आने वाले भविष्य में ढेर सारे तत्व और खोजे जाएंगे, तो उनको रखा कहाँ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में ही जगह जगह कहीं कहीं पर गैप छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़ दिए, और भविष्यवाणी की कि आने वाले जो तत्व मिलेगा भविष्य में उसका गुणधर्म भी यही होगा, रासायनिक गुणधर्म इतना होगा, भौतिक गुणधर्म इतना होगा, परमाणु द्रव्यमान इतना होगा, यहीं पर फिट बैठेंगे। और ऐसा हुआ भी भविष्य में, इसलिए एक महान वैज्ञानिक थे। सेकंड बात है
इन्होंने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब नोबल गैस की खोज हुई तो बिना तत्वों को डिस्टर्ब किए नोबल गैस को भी एक उचित स्थान दे दिया गया। ये अच्छी बात थी। अगला है, इन्होंने कुछ तत्वों में जो जगह खाली छोड़ी थी अब उसका नाम क्या होगा। अब नाम खोजते 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 पहुँचे, इन्होंने क्या किया, जो जगह छोड़ी थी उसके पहले जो तत्व था उसी में एका लगा करके नाम जोड़ दिए थे, एका एल्युमिनियम, ठीक है, जो बाद में आगे चल गैलियम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे जाकर इसका नाम गैलियम पड़ा, उसका नाम भी इन्होंने दे दिया था एका लगा करके, अगले तत्व को देख करके। अब इनकी आवर्त सारणी इतनी अच्छी थी, दुरुस्त थी, सारी बातें थी, फिर कमी क्या रह गई कि इनको रिजेक्ट करना पड़ा, नई सारणी लानी पड़ी। कमी वो ये थी, सबसे पहले देखो इनके लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नंबर वन आप देखेंगे यहाँ पर, ये इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जो क्षारीय तत्वों से, मतलब पहला ग्रुप और हेलोजन 17वां ग्रुप, इन दोनों से समानता दिखलाता था, इसलिए मेंडलीव इसको कोई उचित स्थान नहीं दे पाए। एक गलती तो उनकी ये हुई जो कि बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था। दूसरा नियम, दूसरी गलती क्या हुई, दूसरी गलती आप यहाँ पर देख लीजिए, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप। जिस समय आवर्त सारणी बनी थी उस समय आइसोटोप की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। तो भविष्य में जब समस्थानिकों की खोज हो गई, उनको कहाँ रखा जाए ये भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उल्लेख नहीं किया गया था, कि ये भी गलती उनके गले की फांस बन गई। अगली बात है, इन्होंने कहीं कहीं पर अपने ही नियम का, तीसरा नियम देखो, कहीं कहीं पर अपने ही नियम का खुद उल्लंघन किया था। कैसे उल्लंघन किया था? इन्होंने नियम बनाया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को कम के पहले रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। इतनी गलतियां होने के कारण, इतनी मिस्टेक्स होने के कारण, इतने डिसएडवांटेज होने के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी आगे चल कर के अमान्य हो गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इतना कहा जा सकता है कि मेंडलीव वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हु हैड फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ पीरियडिकनेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों के वर्गीकरण करने में, पीरियडिक टेबल देने में, एक सिस्टम युक्त टेबल देने में, सारणी देने में सफल रहे। बाद में आप ध्यान रखना इनकी गलतियाँ क्या क्या थी। इनकी गलतियाँ थी, हाइड्रोजन को कोई सुटेबल स्थान नहीं दे पाए, दूसरा समस्थानिकों के लिए जगह नहीं दे पाए, तीसरा और लास्ट, इन्होंने कहीं कहीं हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम वाले के पहले रख दिया। ये लिमिटेशन थी, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में आता है मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो, तो आवर्त नियम लिखोगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये लिमिटेशन थी। अब इन लिमिटेशन के बाद में आ जाइए, एक नए वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोसले। उन्होंने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, और इस आवर्त सारणी को हेनरी मोसले की सारणी भी बोल सकते हो, या आधुनिक आवर्त सारणी भी बोला जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट यही है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब इनकी खासियत क्या थी इनके आवर्त सारणी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये सबसे अलग वैज्ञानिक हुए। अब तक चाहे डो वेरानर आपने देखा, न्यूलैंड को देखा, मेंडलीव को देखा, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा। जबकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के नहीं, बल्कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसलिए ही अरेंज द एलिमेंट इन ही पीरियडिक टेबल एज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। पहली बार ऐसा हुआ, सबसे पहली बार हेनरी मोसले ने तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा। उन्होंने नियम बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम उन्होंने दिया।
अब आधुनिक आवर्त सारणी रचना कैसी थी? रचना में आप देखिए, इनकी आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर लॉन्गिट्यूडिनस कॉलम थे जिनको समूह ग्रुप नाम दिया गया, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 क्षैतिज कॉलम थे, इनको पीरियड का नाम दिया गया है। ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया। पहले ग्रुप को क्षारीय, दूसरे को मृदा क्षारीय, 17वें का हैलोजन, 18वें को निष्क्रिय या इनर्ट गैस नाम दिया गया। और अगर मैं आवर्तों की बात करूं तो सबसे पहले आवर्त को अति लघु आवर्त नाम दिया गया क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व थे। दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त बोला गया क्योंकि इसमें 8 तत्व हुआ करते थे। चौथे और 5वें को दीर्घ बोला गया क्योंकि इसमें 18 तत्व थे। 6वें को अति दीर्घ बोला गया क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स थे। और 7वें को अपूर्ण बोला गया क्योंकि अभी भी कुछ नए तत्वों की खोज होने की संभावना बची हुई है। ठीक है, ये तो रचना इनकी हो गई। अब आगे हम अगर देखें इनकी विशेषता में, आधुनिक आवर्त सारणी विशेषता में क्या क्या होता है इम्पॉर्टेंट, ये वैज्ञानिक कारण साइंटिफिक रीजन के लिए भी होता है। पर देखिए नंबर 1, ये नंबर 1 क्या कहता है? द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, हाउएवर व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट फर्स्ट इट इंक्रीज देन डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी से भी समूह में ऊपर से नीचे जाते समय सारे तत्वों की वैलेंसी संयोजकताएँ समान होती हैं, उनका भौतिक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ठीक है, और साथ साथ एक बात और उन्होंने बताई, इसमें नियम है कि जब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनकी बाहरी कक्षा एक एक बढ़ती जाती है, और कक्षा बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण इनका एटॉमिक साइज परमाणु आमाप बढ़ता है। परमाणु त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, धनायन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, धातु गुणधर्म बढ़ता जाता है नीचे जाने पर। लेकिन अगर हम whenever we move from लेफ्ट टू राइट, तो क्या क्या होता है? लेफ्ट टू राइट मूव करते समय इनमें इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो सेम रहती है, लेकिन बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाने से होता क्या क्या वो देखिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इनमें आकर्षण बल बढ़ता जाता है, उससे क्या होता है इनका आकार संकुचित होता है, आमाप घटता जाता है। समझा ना? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है और ग्रहण करने की बढ़ती जाती है। धनायन बनाने की क्षमता कम होती जाती है, ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ती जाती है। धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं, अधात्विक गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इनकी संयोजकता 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है, पुनः 4 से लेकर के 0 तक घट जाती है। तो ये तो गुणधर्म हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी के बनाने का। अब इतनी बात, ये जो नोट्स आपको दिए गए इसमें आपको सिर्फ करना क्या है कि कम से कम ध्यान रखिए। नंबर 1 आप किएगा, नंबर 1 हर समूह कौन कौन बताया? क्षारीय, मृदा क्षारीय, हैलोजन और निष्क्रिय। हर समूह के कम से कम 2-2 एग्जाम्पल याद रखिए। दूसरा, इसमें आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड साइड में धातुओं को रखा गया है और राइट में अधातुओं को। उनके बीच में एक आड़ी तिरछी रेखा है, ऐसे। तो ये आड़ी तिरछी रेखा के अंदर जो तत्व आते हैं उनको कहते हैं मेटलॉइड्स, धातु सदृश तत्व। तो धातु सदृश तत्व क्या होते हैं? ऐसे सारे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाएं, उन्हें हम धातु सदृश तत्व कहते हैं। तो इसी धातु सदृश तत्वों के राइट हैंड साइड में तो नॉन मेटलाइट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मेटलाइट्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर का ये छोटा सा नोट्स है जो कि हमेशा आपके बड़े ही काम आएगा। लेकिन आप क्या करें, इसको रिपीट करते रहें। एक बार देख लीजिए, आपने वीडियो देख लिया है, क्लास ले चुके हैं, लाइव क्लास ले चुके हैं। अब इस छोटे से नोट्स को देख करके इस लेसन को आप समाप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।